નમસ્કાર. આજે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આપણે ગુરુવારે અગત્યની મીટિંગમાં બધાને આજે સ્વાગત છે. આજે હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરું કે આજે એક ઓડિયન્સ આપણે ઓલ ઇન્ડિયામાં ઊભા થયા છે અને પ્રકાશભાઈને સાંભળવા માટે બધા આતુર પણ છે. આજનો टॉपिक બહુ અગત્યનો टॉपिक છે. हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100 ईयर्स ऑफ आरएसएस. ये आज तो पेपर में तो 2-3 दिन से पूरा आ रहा है और अभी तो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच तक भी आ गया है और ये स्टेट का सेलिब्रेशन है. दिस इज नॉट दी, ये राज्य माने सत्ता का सेलिब्रेशन है. और आज सिक्का निकाला गया है और एक टिकट भी निकाला गया है और प्राइम मिनिस्टर जी का बड़ा लेख है डिटेल में, उसमें इंडियन एक्सप्रेस में है. और बाकी 2-3 दिन से इसका एडिटोरियल अच्छा है बुरा है कि क्या कंट्रीब्यूशन था क्या नहीं था, और भी ये चलेगा, बहुत सारे चलेगा, बहुत सारी चीज हमको जानने को मिलेगा. बहुत सारी चीज हम इतिहास में हम लोग इतना संशोधन किए नहीं है, लेकिन हमको मौका मिलेगा इतिहास का संशोधन करने के लिए मौका मिलेगा. ये तो मैं प्रकाश भाई को वो बोलने वाला है, लेकिन मुझे मैं क्या बोलूं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. मैं कुछ ट्रिगर करने की कोशिश करूंगा जी, ताकि मुझे मेरा जो इच्छा है जानने का, तो मुझे जानने का मौका मिलेगा. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा. ये 1925 में ये स्थापित हुआ. 1925 मतलब जो पीरियड है ये आजादी के 13 साल पहले ही, 12 साल का पहले, 22 साल का पहले. और 1925 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तैयारी चल रहा है, फैसिज्म का राइज हो रहा है जर्मनी में, इटाली में, और एकदम बिल्कुल नेशनलिज्म जो है, वार टाइप ऑफ नेशनलिज्म ग्रोइंग ऑल ओवर यूरोप, सब जगह में हो रहा है और कॉलोनियलिज्म पिक पर है. इसी समय पर आजादी का लड़ाई भी हमारे देश में शुरू हो गया है. 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चालू हो गया है. 1905 में बंगभंग आंदोलन का भी मूवमेंट भी शुरू हो गया है. गांधी जी का आगमन भी हो चुका है और भगत सिंह का भी उस टाइम पे भी एक रोल, उसी टाइम पे उनका राइज हो रहा था. एक पीरियड है, पीरियडिक फैक्टर है, उसी पीरियड में उनका जन्म हो रहा है. और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि एक उसी पीरियड में 1925 में बनना. और एक मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ब्रिटिश राज में या यूरोपियन का जहां जहां भी कॉलोनी स्थापन किया, वो 300 साल में दुनिया का सारे चीज को बदल दिया. जो ट्रेडिशन था, जो रिलीजन था, जो फिलोसफी था, जो ग्रीक का, रोम का, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, सोक्रेटिस का, सारे बात को उन्होंने बदल दिया. और इसमें लेकिन एक विचित्र तरीके से राइटिस्ट टेकओवर जो है, ये ट्रेडिशनलिज्म के साथ मॉडर्निज्म जो है, ये विचित्र मिश्रण हुआ इसमें. ये जो मिश्रण जो हुआ आरएसएस में पूरा दिखाई जा रहा है. और किसी भी तरह ट्विस्ट करना, इसको ट्विस्ट करना, इसको भी ट्विस्ट करना. और ये 100 साल के इतिहास में बहुत कुछ है. आजादी में उनका कितना योगदान था और कितना ब्रिटिश का साथ उनका साथ था. आजादी के बाद उन्होंने क्या बोला कि सारे आरएसएस के लोग जो हैं, मुझे जितने जानने को मिला है, ये प्रकाश भाई, ये सुना था मैंने कि आप लोग नौकरी में चले जाओ, जितने नौकरी सरकारी नौकरी में है अब दाखिल हो जाओ, पुलिस में, पोस्टल्स में, मिलिट्री में दाखिल हो जाओ. अभी उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है. हर जगह में आपको दिखने को मिलेगा वो लोग हैं, दे आर एवरीवेयर इन. सबसे बड़ा बात है कि अभी जो सत्ता पर आने के बाद 3 टर्म बीजेपी शासन में रहने के बाद अभी शायद मोहन भागवत जी बहुत खुश होंगे कि उनका सपना पूरा हो रहा है. शायद वो सैंग्विन, ओवर कॉम्प्लेसेंट्स, वो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन वो सोचते कि हम लोग तो जो हिंदू राष्ट्र की तरफ, हम तो बिल्कुल इंचिंग अहेड, और कुछ थोड़ा ही बाकी है. और इसको पूरा उनको कॉम्प्लीमेंट नरेंद्र मोदी जी ने भी किया, उनका जो काफी बखान करते करते, उनका तो बाद में मैं बाकी को बात नहीं करूंगा मैं. तो ये जो इंचिंग टुवर्ड्स हिंदू राष्ट्र जो हो रहा है, इसके एजुकेशन में काफी उसका रिफ्लेक्शन है टोटल. उनको लगता है कि जितने अभी डालना है, जितने उनको जो संघ परिवार का एजेंडा जो है, इसी बीच में यूफोरिया जो खड़ा हुआ है डाल देना है. उससे क्या खतरा पैदा होगा, हम कैसे श्वास लेंगे, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, एज ए सिटीजन्स कैसे काम करेंगे, हमारी काम क्या होगा, पॉलिटिकल फैक्टर, फिलोसॉफिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, नेशनल फैक्टर, ये सारे चीज एक हो रहा है. तो इसको कैसे हम इसको फेस करें. और मुझे लगता है कि प्रकाश भाई, इसके ऊपर हमको एक माने
रोशनी डालें, एक आलोकपात, रोशनी डालें, एक आलोकपात करें, ताकि हमको एक तो फूड फॉर थॉट्स एंड फूड फॉर डायरेक्ट फूड ऑफ डायरेक्शंस, एक प्रकार का सूचक बने, एक प्रकार का हम किस तरह आगे जाए, सारा देश को लोग का स्वार्थ को समझते हुए, गरीब जनता के स्वार्थ को समझते हुए, इसमें अदानी का या अंबानी का बात नहीं, या किसी बड़े पूंजीपतियों की बात नहीं, साधारण प्रजा जो है प्रजा लक्ष्य की बात को सामने रखते हुए और डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए कैसे इसको हम सामना करें, इतना भयंकर डेंजर को सामना करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को उन्होंने फेस कर लिया, मुसोलिनी को फेस कर लिया, जापान ऐसे ही काउंटडाउन हो गया, लेकिन जापान में सुश्रुत है वो लोग। तो ये जो तीन तरह से जापान, इटाली, जर्मनी, तीन से सोर्स से लिया सारे चीज को और कंबाइन किया और इसको इंडियन के नाम पे चलाना, लेकिन है तो असली वेस्टर्न नेशन कॉन्सेप्ट है। विचित्र है, सारे चीज को लगता है कि लोग को लगे भारतीयता का है, हिंदुत्व का बात है, आर्यन की बात है, ये सारे के बात बोलेंगे, लेकिन इन दरअसल में क्या है कि एक टोटल जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नेशन का कॉन्सेप्ट आया उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ में जो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन लोग इसमें गुमराह हो रहे हैं। तो इसी के लगता है आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आज प्रकाश भाई बहुत दिन के बाद भी आए हैं और हम भी काफी आतुर हैं इस बात को सुनने के लिए, ताकि वो और सब भी, मुझे हम लोग भी यहाँ हैं और बाकी लोग भी हैं, तो मैं प्रकाश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको बारे में आज 100 बात इसको दरवाजे नहीं आ रहा है जी। साथियों, मैं वैसे मित्रों से शुरू करना चाहता था, लेकिन तो हालांकि कॉमरेड्स कह सकता हूं, बट देन आई विल बी कॉट रेड। रजभाई ने एक अपनी बिल्कुल क्रिस्प प्रस्तावना, उसमें एक जो खाका खींचा, आई थिंक बहुत बढ़िया है। 1925 की यूरोप में ये नाजी फासिस्ट का उदय और यहाँ नेशनलिज्म के नाम पर इधर से उधर से, और उसको एक पुराना उसका ये उसके ऊपर रंग चढ़ाना और एक नेशनलिज्म की बात करना, एक मूड बन रहा था। I shall begin in a little different way. मैं मेरे पर्सनल हिस्ट्री से बात शुरू करूंगा। हालांकि पर्सनल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। बुढ़े आदमियों को ये होता है कि अपनी बात में चले जाए तो, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं भी हो रहा। तो मेरा अपने बाल्यकाल में किशोरावस्था के उम्र पर संघ से, आरएसएस से परिचय कैसे हुआ। तीन बात मैं कहूंगा। पहली बात, यू आर इन स्कूल, अभी अभी आप प्राथमिक से माध्यमिक में आए हैं, तो खेलना मिलना वो स्वाभाविक होता है, और इस प्रकार के सब जो है वो कैच देम यंग, ये चलता है। बड़ौदा जेल में इमरजेंसी के दिनों में जब 12 लोग साथ हो गए, और तो मैंने इनसे बात करते करते सुनील काका को कहा कि मैं उसमें से निकल गया। फिर काका कहते थे कि मैं भी निकल गया, केरल में मैं भी जाता था। मैंने कहा अदरवाइज तो क्या होता, मैंने कहा अगर मैं नहीं निकल गया होता तो बाय दिस टाइम मेरी अपनी वैचारिक भ्रूण हत्या हो गई होती। कैच देम यंग। अभी हरिश्चंद्र पटेल हमारे क्लास टीचर थे, जो फिर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हुए,
बड़े मिलन साहब एक सबको साथ लेने में एक उनका एक कौशल भी था। ये आरएसएस के प्रचारक विस्तारक वगैरह जो होते हैं ना, वो डेल कार्नेगी की एक आवृत्ति होते हैं। और तो वी आर ऑल अट्रैक्टेड। हरीशचंद्र पटेल जो बाद में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हुए, मैंने कहा अब शाखा में जाना शुरू हुआ, फिर शाखा में खेलना वो तो होता ही है, बातचीत, छोटी मोटी बातें, वार्ता कथन, फिर धीरे धीरे भौतिक प्रार्थना, खेलना ये चलता है। तो एक पहले साल में ही मेरा सिक्का पड़ गया। क्यों भाई सिक्का पड़ गया? वंस प्रोफेसर वणिकर केम टू अवर संगस्थान। अबे वणिकर साहब बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे काफी, और ये एजुकेशन कॉलेजों में प्रिंसिपल भी हुआ करते थे, पाटन में, भावनगर में, और यहाँ काफी साल एलडीआर कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाया। स्कूल में टीचर थे वैसे। एंड दरू लेट दरू, चंद्रकांत दरू told me that in school we both, that is Daru and Vanikar, in proprietary school, we are supposed to be good teachers. મેં કહ્યું બંનેનું કામ તો બધાને મૂડવાનું જ હતું એટલે પણ બટ तो वणिकर साहब आए थे और यूं ही सर्कल करके बैठ गए, पूछने लगे आपने क्या सीखा संघ में से, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। अब 8-10 महीने हो गए थे, एंड आई नेचुरली एट दैट एज आई हैड अ वॉशेबल ब्रेन। तो मैंने यूं फटकार से कह दिया कि भाई मुझे हिंदू राष्ट्र की कल्पना मिली। एवरीबडी वॉज स्टन्ड, एवरीबडी वॉज स्टन्ड। अब मैं आज उस दिन को याद करता हूँ और द वे दे वर इम्प्रेस्ड। हालांकि मैं कोई समझदारी से बोला था ऐसा नहीं था, बट द वे दे वर इम्प्रेस्ड है। वो भागवत में आता है ना कि विकसित शिशु मुखे, वो उसका मुंह बड़ा खोल के देखा यशोदा ने, तो उसमें तो सारा वो माटी का पिंड नहीं था, मट्टी का सारा ब्रह्मांड था। तो जैसे मेरे मुंह से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, तो मैं भी, सुनने वाले भी चकाचौंध और मैं भी चकाचौंध। तो ठीक चला। अब आपको जरा मैं वहां से हटा के बात करता हूं। और ये क्या है, मैं आपको हटा के बात क्यों करता हूं कि आप 1950-51 की बात करें तो माहौल क्या था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो मणिनगर की सरस्वती मंदिर हाई स्कूल थी, और इसमें हरीशचंद्र पटेल शिक्षक थे, और भी शिक्षक थे काफी बढ़िया। उनका नाम अभी मैं नहीं लेता क्योंकि समय चला जाए। तो लेकिन वो स्कूल की विशेषता ये थी कि वो स्कूल रामकृष्ण सेवा समिति चलाती थी। तो इसके जरिए रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के साहित्य का परिचय होना स्वाभाविक। और फिर 1-2 साल के बाद जब गुजरात कक्षा की शारदामणि देवी की निबंध स्पर्धा हुई, तो सारे गुजरात में आई स्टूड फर्स्ट। तो ये मेरा फर्स्ट होना तो ये भी है कि क्लास में अगर एक ही लड़का है तो वो ही पहला होता और छिल्ला होता। मतलब वो छोड़ दीजिए, लेकिन द पॉइंट दैट आई वांट टू स्ट्रेस कि जिस वक्त ये हिंदू राष्ट्र की बात चलती थी,
उसी वक्त मुझे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जरिए हिंदू धर्म का एक दूसरा परिचय हो रहा था। तो यानी एक जो बात थी उसका एक वारण, ये प्रोसेस का। और 1950-51 में आप 5 साल का ये देखिए, स्वातंत्र के बाद पहले 5-10 साल, तो व्हाट वाज द एथोस? आप एथोस ख्याल करिए, एथोस क्या था, भावावरण क्या था? इट वाज ऑल नर्चर्ड बाय अ ग्रेट स्वराज त्रिपुटी, गांधी, नेहरू, पटेल, तीनों साथ में। उनके आपसी मतभेद को आम आदमी कोई ख्याल नहीं रखता था, और आपस की मतभेद में वो ऑनेस्ट थे और थे, लेकिन कुल मिलाकर देश के सामने अब एक नए राह पर हम चल रहे हैं। तो दिस इज द त्रिपुटी, एक ट्रायंगुलेट है जो हमें लीड कर रही है। तो गांधी, नेहरू, पटेल का भावावरण होना और रामकृष्ण विवेकानंद धारा में हिंदू धर्म का परिचय होना, रामकृष्ण के कारण सर्वधर्म साधना का एक ख्याल आना। तो मेरा संघ में तो चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चल रहा था। धीरे धीरे बाय द टाइम मैं कॉलेज में आया, तब तक वो दुनिया बड़ी हो गई थी। मैंने द फर्स्ट ईयर लॉ आर्ट्स की लाइब्रेरी में से मैंने राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा पढ़ी, और भी पढ़ता रहता था। फिर जगत के धर्मों का पेपर चलता था, तो मैंने सब धर्मों का साहित्य टेक्स्ट बुक के बाहर जाके पढ़ने की कोशिश की। सिद्धसेन दिवाकर या उमा स्वाति, उनकी एक बड़ी है जैन धर्म की, वो मैंने पढ़ी। हालांकि मुझे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। कितने साल के बाद एक बार मेरी पंडित जी से, पंडित शुक्ला जी से बात होती थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपकी संपादित की हुई उमा स्वाति की जो किताब, उसके जरिए जैन धर्म में प्रवेश करने का प्रवेश किया था, कोशिश की थी, लेकिन मैं वो वही शहीद हो गया था। पंडित जी कह के भी हाई पढ़ चुके। उस वक्त भायणी सब वहां बैठे थे, हरिवल्लभ भायणी। देन तो भायणी कोटेड हेमचंद्र, हेमचंद्राचार्य ने आपके मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए कहा है कि लोग महासागरिक होते हैं, जो छोटा छोटा सा हलेसा लेकर अटलांटिक में, कोई भी समुद्र, अटलांटिक तो वो नहीं कहेंगे, समुद्र में अपनी नाव चलाने लगते हैं। तो आपने चलाई, तो भायणी साहब से कि भाई हेमचंद्र हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो आपको मूर्ख नहीं कहेंगे, महासागरिक कहेंगे। लेकिन ये सब जो एक परिचय होने लगा, तो पूरी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते बाय द टाइम आई वॉज इन बीए क्लास, तो तीन किताब मुझे बहुत पसंद आई। आई थॉट कि मैंने ये पढ़ा तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया। एक गांधी जी की हिंद स्वराज थी, एक रविंद्रनाथ की स्वदेश समाज थी, और एक ये राधा कृष्णन की हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अब मैं आरएसएस से मेरा संपर्क था, पहले की तरह मैं नियमित तो नहीं था,
लेकिन मिलना, बातें करना होती रहती थी। साधना नए नए शुरू करने वाले थे, तो उसमें लिखने के लिए भी मुझे न्योता दिया था बड़े स्नेह से, और ये चलता था। तो इसमें एक बार वकील साहब ने मुझे पूछा, ये वकील साहब कौन थे? आरएसएस के गुजरात के प्रांत प्रचारक उस जमाने में। फिर ही रोज टू द सीनियर पोजीशन, स्टिल सीनियर पोजीशन, और आगे चलकर ये ऑल इंडिया कोई उनकी पोस्ट थी, वो तो बाद में हुई होगी। जब उनकी गुजरात के बाहर जाना हुआ उनका, तो कुछ मित्रों को याद किया, तो मुझे भी याद था। हालांकि बाय दैट टाइम ही न्यू के अब आई एम नॉट यंग इनफ टू बी कॉट। तो हम मिले, फिर कहने लगे कि प्रकाश ये तो ठीक है, लेकिन अंडमान से जो आता है बाहर, वो अंडमान से वो एक डाम लेके आता है, तो तुम्हारे पास डाम तो रहेगा। तो बट मैं ये जो बात करता हूँ कॉलेज की, तो उन दिनों में वकील साहब से मेरी बात होती थी, तो ये पूछने लगेगा आजकल क्या पढ़ते हो वगैरह। तो ये मैंने राधा कृष्ण की किताब के बाद कही, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये हिंदी ऑफ लाइफ में सब है, बारिंग हिंदू राष्ट्र। नाउ दैट केम एज अ रे ऑफ लाइट टू मी, रे ऑफ लाइट। आरएसएस से मेरा डिस्टेंस हो रहा था, काफी था, और लेकिन फिर भी ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि what is it that makes me a little uneasy with all these friends? What is it that makes me a little uneasy with friends? इन्होंने कहा कि ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसमें सब है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। That made me reread the RSS literature, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट तो मिली, तो डेट हेल्प। और गांधी नेहरू पटेल का तो जो जमाना था, आपको क्या आने, मैं तो आई एम 86, तो उस जमाने में आप सोचिए, आज से 70-75 साल पहले, आई स्टिल विविडली रिकॉल, जब गांधी जी की हत्या का खबर आई, तो हमारे आसपास के घरों में लोगों ने जैसे अपने घर में किसी की मौत हुई वैसा स्नान किया। Those were the days. So I started rereading the RSS literature. उस जमाने में आरएसएस में दो किताब बहुत चलती थी। एक गुरु जी सतीश गोलवलकर, उनकी लिखी हुई वी और अवर नेशन वुड डिफाइंड। मराठी भी मैंने तो थोड़ा पढ़ लिया था, हालांकि बहुत साल के बाद फिर जब मैं बड़ौदा जेल में था, मैंने रिवाइव किया पढ़ने का, तो लेकिन थोड़ा तो मराठी में भी किताब पढ़ी थी, आम ही कौन, वी और अवर नेशन वुड डिफाइंड। और दूसरा जो इतना चर्चा और संबंध नहीं बताते थे, पर सावरकर पढ़े जाते थे। हालांकि सावरकर को वो इतना आगे नहीं करते थे, शायद उसका कारण ये होगा कि आफ्टर
आफ्टर गांधी हत्या, अभी गांधी हत्या तो हम और आप कहते हैं, निर्वाण भी कह सकते हैं, इनकी भाषा में तो गांधी वध है। जैसे कंसवध वैसे गांधी वध। तो ये जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सावरकर की हिंदुत्व की किताब थी, जो पहले आई वॉज ओ स्ट्रक, और एक भावग्रस्त अवस्था में जो एक किशोरावस्था की के भक्ति काल में पढ़ी थी, वो उसका मैंने पुनर्वाचन शुरू किया। अब सावरकर का हिंदू क्या है आप समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये तो सिंधु प्रदेश है, नदी भी और समुद्र भी, आ सिंधु सिंधु पर्यंत। He doesn't challenge આર્ય થિયરી, આર્ય બહારથી આવ્યા એનો વાંધો નથી એમને, એટલે એમની ચર્ચામાં પણ બધા આવીને તો વસ્યા આમાં સિંધુથી સિંધુની વચ્ચે, અને અહીંયા જ રહ્યા, અહીંના જ થઈ ગયા। आ सिंधु सिंधु पर्यंत। और फिर क्या हुआ, तो सका ह हुआ, तो सिंधु का हिंदू हुआ, सका ह हुआ। अब हिस्ट्री में सावरकर का हावरकर कब हुआ क्या मुझे पता नहीं है लेकिन ये तो सका ह हो गया। तो अब जो हिंदू आया, अब देखिए, जस्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से नस्लवाद, एक रेसिज्म आता है। इन्होंने ये कहा कि ये जो आ सिंधु सिंधु पर्यंत इसमें है, जो उसकी पितृभूश्च पुण्यभूश्चैव, पितृभू और पुण्यभू। अब ये हम तो मातृभूमि करते हैं, ये पितृभूमि, ये तो सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यूरोप से आया, तो पितृभू। और दूसरा क्या, पुण्यभू, योर होली प्लेस। तो हम कोई धर्म के नाम से नहीं करते हैं, सिंधु प्रदेश में रहने वाले सब हिंदू है, और ये सिंधु के सिंधु बीच में ये सब हिंदुओं का मुल्क है। अपैरेंटली हम धर्म से बात नहीं करते। हिंदुत्व ये एक राष्ट्र का ख्याल है, ये कोई मजहब की बात नहीं है। बट जैसे उन्होंने ये पुण्यभू की बात दाखिल कर दी, तो आपका मुस्लिम होना, आपका ख्रिस्ती होना, क्योंकि आपकी पुण्यभू मक्का मदीना है या जेरूसलम है, तो यू आर नॉट अ हिंदू। बौद्ध है, हिंदू चल जाए, सिख है, हिंदू चलेगा, बौद्ध है, सिख है, जैन है। बट तो आपने कहा ये कि मैं हिंदू, मेरी एक नेशन की परिकल्पना है, वो कोई धर्म में बाउंड नहीं है। बट व्हाट हैपेंड इन प्रैक्टिस, सावरकर टर्न्ड आउट टू बी डैम रेसिस्ट, अ डैम रेसिस्ट, क्योंकि धर्म का निषेध करते हुए, धर्म की पहचान की निषेध करते हुए नेशन की डेफिनेशन में इसने ये कहा कि फला 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 धर्म यहाँ जन्म हुए हैं, तो ये सब हिंदू है। दैट मीन्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ न्यू रेसिज्म। तो जो नाउ आई विल ड्रॉ पैरेलल, जो हिटलर का शुद्ध आर्यवाद है, वो सावरकरी शुद्ध हिंदूवाद। एंड एज पर हिटलर क्या होना चाहिए। अब देखिए, एक जो मिलावट, जो आपने जो कॉकटेल की बात की,
गुजरात इतना ड्राई भी नहीं है कि कॉकटेल का पता ना हो। हाँ? तो आपने जो कॉकटेल की बात की, हिंदू यानी एक पुराण अपना पौराणिक वो सांस्कृतिक, और मिलावट में क्या उसको रेस बना दी। और बिल्कुल जिस प्रकार से यूरोप में हिटलर ने चलाया, इस प्रकार से रेस की बात ऑलमोस्ट पैरेलल चली, ऑलमोस्ट पैरेलल। फिर क्या हुआ, विद दिस एनलाइटनमेंट मैंने आई रीरेड गोलवलकर, वी आर अवर नेशन डिफाइंड। व्हाट डिड आई फाइंड? मैं सारी बातें छोड़ देता हूं, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट एक छोटा सा एक, उसने कहा कि द वे हिटलर बिल्ट द नेशन, इसका कोई सानी नहीं। मतलब राष्ट्र निर्माण, देयर इज नो मॉडल कंपेरेबल टू हिटलर। और फिर हिटलर ने आर्य जाति की शुद्धि के लिए जो किया, क्या किया? हाँ, तो ये क्या किया? फिर वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो अपने धर्म से जो भी हो, बट unless they imbibe Hindu culture, unless they play second fiddle, they have no place in this holy land of ours. यानी just look at his language. वो कहते हैं कि आपको गैर हिंदू होना और हिंदू कल्चर को स्वीकार नहीं करना, हिंदू व्यूज को टोटली इम्बाइब नहीं करना, ये आपके लिए फिर कोई विशेष अधिकार की गुंजाइश नहीं। छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है। यहाँ तक कि आप नागरिक अधिकार के भी काबिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। if I don't belong to religion, born in India, I am a non-person, no citizenship rights, no citizenship rights. That means in this country, when it becomes a republic, I will be non-person, persona non grata, and will amount to my annihilation in civil life. समाज जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं, annihilation of my civil life. अब जो मुग्धावस्था में पड़ा था, मुग्धता तो कुछ बातों में अभी भी चलती है, लेकिन वो जो असल मुग्धावस्था में पड़ा था, बाली उम्र की हीरोइन की तरह, तो ये सब अब मैं क्या कहूँ, I feel nauseated. There was a feeling of disgust. एक ख्याल के बारे में और कभी कभी अपने बारे में कि मैंने ये पहले पढ़ा था, सुना था, तब मुझे कुछ ख्याल नहीं आया। Really, I mean, तो अब
आरएसएस, मैं उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करूंगा। ये हिंदू, ये उनका एक बहुत ही यानी ये था। डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेस में भी थे, जैसे अनुसूचित समिति में भी थे। तो और 1930 के में सत्याग्रह में भाग भी लिया था, बट इज एन एक्सेप्शन। कांग्रेस का संपर्क था तो पुराने कांग्रेसमैन के नाते थोड़ा ये कर दिया, लेकिन बाय एंड लार्ज आरएसएस केप्ट एलूफ और रजवाड़ों के साथ काफी बनती थी। कोल्हापुर गए तो आरएसएस नाम का मतलब क्या, तो सब राजा राम स्वयं से सब वहाँ जो राजा ये ऐसे रजवाड़ों के साथ काफी बनती थी और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये जो नाइनटीन 20 ये क्या है कि लोकमान्य का देह विलय हुआ। गांधी ने लोकमान्य की अर्थी को अपना खभा दिया। That was not merely a social शिष्टाचार, it was also ईश्वर का प्रोसेस। इतिहास अब करवट बदल रहे थे। You know what I learned from S.M. Joshi, the great social leader from Maharashtra. SM कहते थे कि हम जब तरुण थे तो हमारे सामने तो तिलक और सावरकर थे और एक साहस और पराक्रम की बात थी। बट द मोमेंट गांधी एरोज ऑन द सीन, हमको पहली बार ये समझ में आया कि साहस है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन समता के बिना कुछ बनता नहीं। तो स्वतंत्रता की बात में समता का, समानता का एक इंटीग्रल पार्ट होना, इट वॉज हेरल्डेड बाय गांधी। मोटे तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर लिखने बोलने वाले उस जमाने में कभी भी हो सकते हैं, बट एज अ फिनोमिना तो तिलक गए तो जो तिलक had some many plus points, but also a sort of a Hindu appeal also. तो like a many plus points, जो बड़ी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की, लेनिन had all praise for him, क्योंकि एक नेशनलिज्म की एक यात्रा होती है ना। बट जब तिलक गए तो कांग्रेस में जो एक पुराणपंथी लोग थे उनकी छाया गई। उस वक्त डॉक्टर मुंजेन हेडगेवार they went to Pondicherry to meet अरबिंदो और अरज गुजारने गए, आप आइए और नागपुर कांग्रेस 1920 में उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। They all, both of them thought कि अगर अरविंद comes तो he will be welcome। अरविंद की इतनी अपील तो थी, इसमें कोई सवाल नहीं है, तो he will be welcome and will be the normal natural person of Congress। So जो गांधी का युग आ रहा था उसको रोक सकेंगे। And but अरविंद didn't accept। दो बात थी उसमें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो ये था अरविंद का कि मैंने जिस प्रकार से योग का राह लिया है तो मैं उसी राह पर आगे चल रहा हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी में ये नहीं आता है, तो समझ सकते हैं। बट अदर पॉइंट दैट फ्रेंड्स फेल टू रियलाइज कि अरविंद उनके उत्तर पारा स्पीच के समय से आप देखें
तो मजहब की जो व्याख्या करते थे वो मजहब की नहीं, धर्म की, वो सनातन उसमें करते थे, विच वॉज नॉट नेसेसरली बाउंड बाय द हिंदू वर्जन। अभी आप सोचिए, सनातन होना, सनातन धर्म ये हिंदू होना नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊं, एज पर अरविंद, क्योंकि वो तो एक स्थायी नियम है जीवन के, जीवन की धारणा और पोषण जिससे होता है वो एक स्थायी नियम है। तो ये धर्म है, ये धर्म आपका हिंदू होना, जैन होना, मुस्लिम होना, क्रिश्चियन होना ये नहीं है। ये धर्म धर्म है, ये धर्म धर्म है। तो अब ये हिंदू प्लेटफॉर्म के नाते आना ये अरविंद के लिए नागवार था। हालांकि that was not the main point that I argued. The main point that I argued was this yoga priority, and he was right for that. But ये with all of his love for the Hindu religion or whatever, religion तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिर धर्म का मतलब है गर्भ, लेकिन अरविंद didn't accept the racist version। ये आपको और हमारे ख्याल में आना चाहिए। यानी लुकिंग फ्रॉम सेक्युलर एंगल हमारी और आपकी भाषा अरविंद से काफी अलग हो जाएगी, बट द पॉइंट इज दैट ही डिडंट शेयर टोटली द मुंजे हेडगेवार लाइन। अब मैंने मुंजे को समझ कर इंट्रोड्यूस यहाँ किया है। मुंजे हैड बीन टू इटली और ये मुसोलिनी के कायल थे और काफी बातें वहां से लेके आए थे। तो एक पुराने पद का ख्याल हिंदू होने का और ये फिर मुसोलिनी वाला। अब मुसोलिनी का माइंडसेट तो आप जानते हैं वो क्या था, जो अखबार चलाता था उसका जो मोटो था वो क्या था कि वॉर इज एज नेचुरल टू नेशंस एज मदरहुड टू विमेन। मैंने बिल्कुल इतनी सादी बात है, हम और आप समझते नहीं है, तो ज्ञानी आत्मा है तो समझते थे। तो और फिर ये मुंजे वॉज बिहाइंड दिस, ये जो नासिक में भोसले मिलिट्री स्कूल खड़ी हुई ना, ये इसके पीछे मुंजे थे। तो ये मुंजे साहब और हिडगेवार, और मुंजे वहां से आए तो ये वहां से की डिसिप्लिन और ऐसे हाथ करना वगैरह, तो ये तो इतना पक्का हो गया आरएसएस में। आई रिकॉल जब हम जेल में थे 76 में इमरजेंसी के दौरान और संघ परिवार के भी लोग थे, तो 15 अगस्त आई और हमने ध्वजवंदन करने का तय किया। तो उसमें से कुछ बटुक लोग अपने फ्यूरर किमन शुक्ल के और देखते थे कि तिरंगे को ध्वज वंदन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो भगवान, और ये तो ठीक है, लेकिन फिर अगर ध्वज वंदन करना है तो ऐसे करेंगे कैसे करेंगे। ये अब ये तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट ये वहां से ले आए। तो ये अब इटली और जर्मनी उस जमाने में इफ यू रिकॉल एक लेवेनस्ट्रॉम का सिद्धांत चलता था, वर्धिष्णु धरा, मतलब राज्य, भूमि और राज्य या लोग, नेशन, उनके इकट्ठा होने से आपका विस्तार होता है। एक वॉर से सब हथियार लेने की बात थी, पर उसको सिद्धांत लेवेनस्ट्रॉम करके सिद्धांत बनाया था, वर्धिष्णु धरा का सिद्धांत। ये राज्य और इसके संयोग से फिर इसका विस्तरण होता है। ये अपने अपने प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल ख्याल है, ये इनके मिलन से विस्तरण होता है। तो ये एक, तो ये सब बातें लेकर ये मुंजे साहब आए थे। मुंजे वॉज लाइक a sort of a father figure to और सीनियर, इसके उनके बड़े भाई की तरह थे। हालांकि दोनों में क्लास डिस्टिंक्शन था,
हेडगेवार will travel second, एक साथ में ही जाना है, but मुंजे will travel, हेडगेवार will travel third, मुंजे will travel first class. ये तो चलता था उनका, क्योंकि वो तो जनरल समझ थे, बट ऑल सेड एंड डन पौंडीचेरी से तो वैसे रिटर्न हो गए थे. तो फिर 1925 में ये इन्होंने ये हिंदू लक्ष्य से आरंभ किया. तो ये माय इंटेंशन इज के ये यूरोप की प्रेरणा, इवन a little bit, even long before Hitler and Mussolini, सावरकर के जो इंडिया हाउस के दिन है, मैजिनी का चरित्र लिखा है और मैजिनी में से अमुक प्रकार की बातें ली है, बट सब नहीं लिए, अमुक लिए. आप इट विल मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन रीडिंग. आप हिंसवराज पढ़िए, उसमें भी यू विल कम अक्रॉस अ चैप्टर ऑन मैजिनी और इटली. फिर आप इनको इनकी मैजिनी, लाइफ ऑफ मैजिनी पढ़िए, तो पता चलेगा कि गांधी ने क्या लिया और सावरकर ने क्या लिया. ये 1908-1909 ये बहुत एक सेमिनल ये है, द फर्स्ट टाइम दैट सावरकर एंड गांधी मेट. वो फंक्शन था एंड कोई डिसाइड करने को तैयार न था, लेकिन अफ्रीका से हुए गांधी ने कहा अच्छा मैं आऊंगा. ये देखने लायक बात है कि कोई मिलता नहीं था, बट गांधी हैड द गट्स कि मैं लंदन में किस प्रकार के, और अनएज्यूमिंग दैट गांधी वाज फंक्शन का वो वर्णन किया है किसी ने, तो वो तो पहले से आ गए और काम करने लगे. सब जो 50-75 लोगों की पार्टी थी उसमें, तो उसके लिए बर्तन तैयार करना, खाने का तैयार करना, वो तो इसमें तो nobody knew that great Gandhi who is going to tell you. तो ये तो that was गांधी. ये रॉबर्ट पायरी ने, मेरे ख्याल से किसने, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, वो गांधी की बायोग्राफी लिखी है. हाँ, तो पेनी के पायरी, हाँ PYD पायरी. तो हाँ, ये he begins, it looks at this 1908-1909 development as cut off line, and उसका अंजाम 1948 के जनवरी में आता है. That's how he has written it. That is the point. तो ये इस प्रकार से ये जो बनी, शुरुआत के दिनों में हेडगेवार हैड अ सॉर्ट ऑफ ए न्यू ओपनिंग. जब अपने दिमाग से आगे सोचना होता, देयर वाज उनके एक साथी थे बालाजी उद्दार करके. तो बालाजी उद्दार ये while he was general secretary, Sarkarewa of RSS, he came into contact with communist movement. इंग्लैंड गए और फिर स्पेनिश सिविल वॉर में फ्रांको के खिलाफ लड़ने वालों के साथ हुए. तो उनका एक वाइडनिंग ऑफ द होराइजन, तो उद्दार के साथ स्नेह रहा, लेकिन हेडगेवार नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड, he didn't realize, और perhaps even if he had realized, अपने को जो लाइन चलानी थी उसमें तो वो बैठता नहीं था. फिर जब सुभाष ने भारत छोड़ के फौज जमाने का कोशिश की, उसके 3-4 साल पहले, शायद 2 साल पहले, सुभाष ट्राइड टू सी हेडगेवार. हुद्दार वेंट टू हेडगेवार कि आपको अभी आरएसएस वाले अपने ऑफिशियल हिस्ट्री में कहता है कि सुभाष मिले हेडगेवार से वगैरह, बट दिस क्रूशियल पॉइंट, इसमें हेडगेवार प्लेड इट डाउन
एंड ही रिफ्यूज टू सी सुभाष, क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएस चलाना था, अब ये इनकी सारी देखने लायक बात है। ये तो कहेंगे सावरकर के, आप जानते हैं 1942 के साथ नहीं थे सावरकर। उनका तो स्लोगन था हिंदू महासभा का कि लेटस हिंदुआइज द मिलिट्री, तो इसमें भर दिया। फिर थियरी चलाते थे कि सुभाष बाबू बाहर से करेंगे और जब आएंगे मोर्चे पर अपनी बॉर्डर पर, तब हमारे सब हिंदू सैनिक इसमें निकल कर उनके साथ चले जाएंगे और यहाँ सब ध्वस्त हो गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं इम्फाल में। इज ऑल प्लान, बट सावरकर वार्ता बड़ी बनाते थे। 1951-52 में जब सुभाष का कोई अता पता नहीं था, उस वक्त उन्होंने अपने अभिनव भारत का विसर्जन किया, जो उनकी एक क्रांतिकारी संस्था उन्होंने किशोरावस्था युवानी में बनाई थी। तो क्योंकि आजाद हो गए तो उसका विसर्जन किया। अब सुभाष तो थे नहीं, तो इन्होंने सब लंबी तकरीर में कहा कि अभिनव भारत की प्रेरणा से सब आयोजन हो गया और हमने सारी व्यवस्था कर दी और सुभाष वहां पहुंच गए और फिर आ ही रहे थे, ऐसा हुआ वगैरह। यानी अब सुभाष तो आने वाले नहीं थे। और फिर सावरकर अच्छे साहित्यकार तो थे, तो उन्होंने सारी वार्ता बनाई है। तो ये मैं आपको कहूँ कि तो वी आर लल इनटू बिलीविंग सो मेनी थिंग्स कि जो इसका कोई यानी बेस नहीं है। फिर तो ये मैं आपको बता रहा था कि सुभाष को एक्चुअली मिलने से और एक कॉन्क्रीट बात पर एडिगवार ने किनारा कर दिया। पूरा वक्त ये यही ख्याल रखते थे कि किसी के साथ इस प्रकार से इकट्ठा नहीं होना है, अपना इंडिपेंडेंट रखना है। और क्यों इंडिपेंडेंट रखना है? क्योंकि जो पब्लिकली नहीं कहते थे, उनके बौद्धिक में कहते होंगे। क्योंकि लड़ाई तो किसके बीच में है? ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की ब्रिटिश के सामने है कि हिंदुओं के मुस्लिम के सामने, मुस्लिमों के हिंदू के सामने। तो इनका हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान था, हमारा और आपका पूरा हिंदुस्तान था जो ब्रिटेन के सामने लड़ना चाहता था। इनका तो हिंदुस्तान ये था जो मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू, हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम ये था। तो स्वराज संग्राम से उन्होंने किनारा किया। व्यक्तिगत केसेस आप बता सकते हैं, किसी स्वयंसेवक ने भगत सिंह को कहीं उतारा दिया होगा, और इतिहास तो चलता है। अपने यहाँ देखिए आप, 1942 की बात आती है और हम किनारी वाला को याद करते हैं। ऐसे उमाकांत कड़िया का भी नाम लिया जाता है। तो उमाकांत कड़िया तो he was with कम्युनिस्ट पार्टी, और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में तो ये पीपल्स वॉर था। पीपल्स वॉर था नहीं, पीपल्स वॉर नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि तो फिर जब ब्रिटेन और रशिया में समाधान हुआ, तो उस वक्त एक और ये वॉर एफर्ट के सामने तो इस वक्त ये कम्युनिस्ट स्टडी सर्कल में मीटिंग चल रही थी 9 अगस्त को। अगले दिन ये मुंबई में रात को डू और डाई रेजोल्यूशन हो गया था, करेंगे मरेंगे वाला। और उसमें कांग्रेस में जो कम्युनिस्ट मेंबर्स थे उस जमाने में
धनुष ओझा वॉज वन ऑफ देम। तो 13 या 14 वोट ये एआईसीसी के क्विट इंडिया उसके खिलाफ गए थे। धनुष भाई हैज विविडली रिकाउंटेड टू मी कि हमारी ये मान्यता थी भगवान। तो ये किया तो भोगीलाल गांधी ये प्रार्थना समाज में वॉज कंडक्टिंग द स्टडी क्लास ऑफ द कम्युनिस्ट यंगस्टर्स। तो ही डेप्यूटेड, जब ये वहां कुछ अशांति ऐसा पता चला तो भोगीलाल डेप्यूटेड मनु पालखीवाला एंड उमाकांत कड़िया टू गो टू द प्लेस एंड रिपोर्ट के क्या हो रहा है शांति, क्योंकि अब युद्ध यत्न में हम साथ में है। अब रशिया और ब्रिटेन साथ आ गए तो फिर ये हमको शांति प्रयास करना चाहिए वगैरह। एक ऐसा मैं जरा पूरी भाषा अभी मेरे जो भोगी भाई ने मुझे कही, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज वर्ड्स बट हियर आई थिंक। तो फिर उमाकांत वहां गए, वो तो पुलिस के उसमें उनका निधन हुआ और शहीद कहलाए। अब सब बनाते हैं लेकिन ये विनोद किनारी वाला की भूमिका और उमाकांत की भूमिका, उमाकांत ऑल्सो वॉज ऑनेस्ट, ये अलग थी। आज तो बयास के शहीद मनाते। मैंने समझाने का प्रयास किया तो अपने मित्र परिवार मेरे पर जरा खफा हो गए कि आप कम्युनिस्ट, मैंने कहा नहीं मैं कम्युनिस्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं आपको इतिहास समझाने की कोशिश करता हूँ। अब लेकिन अब नया इस साल, इतने साल से मैं उमाकांत कड़िया और किनारे वाला का देखता था, कुछ न कुछ पढ़ता रहा, जानता रहा। पहली बार एक नया ये ले आया है उमाकांत कड़िया। अब आरएसएस से कि वो हमारे दरियापुर की शाखा के वो नायक थे। अब तो ये पता नहीं है, ये भी हो सकता है मुक्ता साहब अब जगह हर जगह घूमते हैं, हो सकता है। बट पॉइंट इज के आरएसएस kept itself aloof from all these things, और रजवाड़ों के साथ बहुत बनती थी, ये चलती रहा। और अभी इनके पावर में आने के बाद फिर एक नया दौर रजवाड़ों का शुरू उन्होंने किया है। तो ये कितनी बनती थी। ग्वालियर को तो वो मानते थे कि ये अपनी जगह है जहाँ हम सेना खड़ी करेंगे और मुसलमानों को खदेड़ कर हिंदुस्तान के बाहर करेंगे। अगर और ब्रिटेन से साथ रख कर हम हिंदू राज कर देंगे और इनको। तो ग्वालियर में तो अंत में तो क्या निकला, वो ये गौडसे की वो रिवॉल्वर राइफल जो भी को वो वहां से आई थी ग्वालियर से। बट ग्वालियर उस जमाने में बहुत बड़ा उनका ये था, अलवर का था। अलवर में एनबी खरे थे। अब ये खरे कौन थे? खरे वैसे खोटे थे। वो खरे कौन थे? ये मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री में, कांग्रेस मिनिस्ट्री में जब प्रांतिक स्वराज के दिनों में सदस्य थे। बट फॉर हिज मिसबिहेवियर सरदार सो टू इट he is rusticated. He had to resign or whatever. If not rusticated, he had to resign. और ये सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये सब पूरे उसके दफ्तर में। खड़े ज्वाइंट हिंदू महासभा फोर्सेस और वो अलवर में थे, दीवान हो गए थे। और विभाजन के समय इसके इर्द गिर्द अलवर में जो मुस्लिम सोमवार हुआ, इट वॉज ऑलमोस्ट सपोर्टेड बाय द स्टेट, दैट वाज बाय खरे। तो ये सब रजवाड़, ये उनका स्वराज में क्या भाग था आपको बता। ये वे कहते हैं कि
सरदार पटेल के सुझाव से सजेशन से गोलवलकर वेंट टू सी हरि सिंह इन कश्मीर, ये समझाने के लिए कि तुम्हें भारत में एक्सेस। अब सरदार ने नहीं कहा हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, बट वहां जाके गोलवलकर ने जो चर्चा की उसमें एक ऑप्शन ये था कि अगर आप स्वतंत्र रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र के लिए जगह बनेगी। एंड ट्रावरकोर कोचिन वाज द मॉडल। वो सीपी रामस्वामी, वो क्या रामस्वामी है, हाँ, वो ट्रावरकोर कोचिन के दीवान हुआ करते थे और इन्होंने जिन्ना के साथ समझौती कर ली थी एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस। एंड सावरकर had complimented him. Savarkar sent a congratulative back कि your taking independent stand will help the process of अखंड हिंदुस्तान। अब भारत में नहीं जाए पैसे, और दैट इज हिंदू राष्ट्र। तो ये कश्मीर में हरि सिंह के साथ गोलवलकर की जो बात हुई उसमें एक हिंदू राष्ट्र का ऑप्शन तो था ही। अब एज अ पॉलिटिशियन ये दो लोग काम करते थे, हरि सिंह के साथ पटेल। कार्य विभाजन था, एक समझौता भी था विद ऑल डिफरेंसेस, और पब्लिक उसके साथ शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू, और कैसे दोनों के बीच समझौता हो जाए, दैट वाज द लाइन दैट वी वर वर्किंग। अब हरि सिंह को ये गोलवलकर जाके कहते हैं कि नहीं, अब एक हिंदू राष्ट्र का ठिकाना तो चाहिए। अब आप सोचिए, ये इनका फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा है। कहीं कोई जगह बता नहीं पाएंगे। इंडिविजुअल केस हो सकता है कि आपको आप में से किसी ने भगत सिंह को कभी छुपाने की मदद की तो की, बट एज आरएसएस ऑफिशियल लाइन एंड एक्चुअल प्रैक्टिस ये उससे किनारा करने की थी। अब आज वो सब सुभाष को और सबको एप्रोप्रिएट करते हैं, लेकिन तकलीफ क्या है, सावरकर को फुल्ली कर नहीं सकते। हालांकि पहले से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज तो बाकी सबको करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें से कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात तो करेगा नहीं, आपके सुभाष में भी नहीं आएगा। सुभाष के वो एक भतीजे इसमें ज्वाइन हुए थे इनके, जब नरेंद्र मोदी सब फाइल्स खोलने का जो खेल किया जिसमें कुछ निकला नहीं, तो उस वक्त ये सबको बुलाया, चाय पानी और एक किया, और पहली बार उनको लगा कि नेताजी तो लाल किला नहीं पहुंचे लेकिन हम पहुंच गए। लेकिन उसको निकला तो नहीं। एक सज्जन चंद्र बोस, वो शायद शरद चंद्र बोस के, हाँ, तो हाँ अब तो ही ज्वाइंड बीजेपी। अब निकल गए कि भी ये सब आप जो बातें करते हैं वो तो नेताजी करते ही नहीं थे, ऐसी बातें कर होती है, एंटी मुस्लिम, नेताजी तो ऐसा करते तो निकल। और फिर यानी किसी को भी वो अप्रोप्रिएट करे। सबसे प्रॉब्लम यह आता है कि इतने महान है लेकिन किसी में इतनी अक्ल नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र की बात करे सब। और अब मुखर्जी का रोल देखे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये तो जनसंघ के स्थापक हुए, तो लेकिन जब पार्टीशन का चल रहा था उस बार एक बार मुखर्जी ने यहाँ तक लिख दिया, माउंटबेटन को कह दिया कि भारत का विभाजन हो के न हो लेकिन बंगाल का तो कर ही दीजिए, वी वांट टू गेट रिड ऑफ मुस्लिम्स। ये उनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सब भद्र लोग जो थे कलकत्ता में प्रॉपर में हिंदू मेजोरिटी थी, बट बंगाल तो मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो दे वर नॉट रिकंसाइल्ड टू इट। ये प्रॉब्लम तो बहुत पुराने जमाने में लाजपत राय का भी था कि वो पंजाब में इनकी नियत ये थी कि एज अगेंस्ट मुस्लिम्स he had to take हिंदू साइड, और सारे देश में वो हिंदू मुस्लिम
एक इकट्ठा की लाइन लेते थे। तो ये एक लोकल और ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन मुखर्जी तो यहाँ तक आ गए थे कि भाई, और जब मिनिस्ट्री 1942 में जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री छोड़ दी कि आपने हमको बिना पूछे वॉर एफर्ट में आपके साथ लेते हैं, इसके खिलाफ आया, तो बंगाल में इन्होंने मिनिस्ट्री कर दी, फजलुल हक और मुखर्जी ने। इट वॉज नोन एज हक मुखर्जी मिनिस्ट्री। फजलुल हक द ग्रेट गाय के जिन्होंने 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग पाकिस्तान का रेडियो पायलट किया था। 1942 में वो चीफ मिनिस्टर और मुखर्जी उसके मिनिस्टर में। एंड देन मुखर्जी राइटिंग टू द देन गवर्नर जो था कि अब एक वॉर चल रही है, तो जो लोग वॉर का विरोध करते हैं, तो वॉर एफर्ट में युद्ध करते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए। मतलब वॉज एडवाइजिंग अगेंस्ट कांग्रेस एंड अदर वर्कर्स के जो लोग इसका विरोध में थे इसके, तो इनको पकड़ना कैसा कैसे करना वगैरह 8-10 महीने तक ये चलता रहा। फिर मुखर्जी जब से रियलाइज किया सर ये तो ठीक नहीं है, तो निकल गए। लेकिन और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बाद 8 से 10 महीने तक वो फजलुल हक के साथ टिके रहे। तो ये इनका एक इतिहास है। स्वराज के बाद अब गांधी हत्या को कैसे आप देखेंगे? देखिए, मैं आपको कहूं, हेमंत भाई ने तो काफी उसका स्टडी किया है सारी बातों का। तो जब 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 मैंने कपूर कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा, तो मुझे प्रतीति हो गई कि सावरकर वॉज बिहाइंड इट। इसमें अब कोई देयर इज नो डाउट। लीगल पॉइंट क्या है कि आपको कॉरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए। तो उसके लिए जो लोगों को कोर्ट में बुलाना चाहिए जो हयात थे, एक तो मिस्टर दामले थे सावरकर के सेक्रेटरी, और दूसरे तो बड़गे ने जो कहा, बड़गे था, बड़गे ने जो कहा उसका सपोर्ट मिलता। तो एज पर लीगल प्रोसीजर कॉरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए। तो बट उस वक्त दामले को और इनको बुलाया नहीं गया था। मैं आपको एक सीरियसली बताता हूँ कि हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि इट इज अ टेरिबल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ मोरारजी, फ्रॉम मोरारजी टू सरदार। लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल में आया कि वो इनको दबाना चाहते थे, लेकिन बात को इतनी बढ़ाना नहीं चाहते थे कि टेंशन बढ़ जाए। दे हैड रिपोर्ट्स के सारे वेस्टर्न पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में बहुत खुनामर्की हो जाएगी, तो सावरकर को संभाल के रखो। ये यानी ये ऐसे दिस इज आई मीन आप ये कह सकते हैं कि देयर वाज अ लेक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ सरदार एंड मोरारजी। लेकिन जैसे हम जानते हैं गांधी वुड नॉट नेवर अलाउ प्रोटेक्शन। फिर गांधी को बाईपास करके अंतिम दिनों में तो एक सादा पुलिस वो रखते थे सरदार, वो तो सॉर्ट ऑफ बाईपास गांधी का, गांधी वुड नेवर अलाउ इट। फिर मोरारजी, नगर वाला, सबकी यानी बातें हैं। और अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब कोर्ट में चर्चा चल रही थी किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, तब इनके वकील थे पोपटकर, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। फिर सावरकर के वकील पोपटकर थे। तो पोपटकर ने कुछ बात कही कि
कि मुझे इसका जवाब चाहिए। तो मोरारजी भाई ने कहा कि मैं इसका जवाब दूं या आसपास की सब बात बताऊं, आपको क्या चाहिए? तो देन दे विड्रू द क्वेश्चन। दैट मीन्स मोरारजी हैड समथिंग टू से। अब वो तो गांधी हत्या के 10 साल के बाद की बात है, लेकिन मोरारजी हैड समथिंग टू से कि 10 साल नहीं तो 5 साल का, ही हैड समथिंग टू से जो सावरकर को प्रॉपर उसमें रखते। तो ये भोपटकर विड्रू, नहीं नहीं इतना काफी है। बट मुरारजी उस वक्त मुरारजी खिले और कहा कि मैं आगे की बात बताऊं, पूरी बात बताऊं। नहीं नहीं सही। तो ये बट ये जो धीरेन्द्र झा की किताब है गोलवलकर भाग के बारे में, उसमें 2-3 बहुत रिवीलिंग बातें हैं। मैं अभी तो मेरी बात शुरू नहीं हुई लेकिन मैं खत्म कर दूंगा। तो ये धीरेन्द्र झा ने बहुत अभ्यास किया है और डिटेल वर्क किया है। तो ये 47, 48, 47 में गांधी के कॉन्टेस्ट में गोलवलकर बोलते हैं कि हम जानते हैं कि किसको कैसे शांत किया जाता है। इज नोटेड नोटेड। फिर जब जैसे गांधी ने कलकत्ता में शांति स्थापन के लिए सुहरावर्दी को साथ में लिया, इट वाज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अर्लियर सब संवार तो उसने किया था, बट गांधी ने उसको साथ में खींचा और कलकत्ते में एक परिवर्तन भी आया उन दिनों। तो जब गांधी दिल्ली पहुंचे तो गोलवलकर वहां थे, पहाड़गंज और सब इलाके की बात भी आती है कि जहां जहां हिंदुओं ने मुस्लिम संवार किया था तो इन सबको बीच किया, कांक्रीट किया, ये सब रिपोर्टेड है। तो ठीक है, हिंदुओं का संवार नहीं हुआ होगा ऐसा भी कहने का नहीं है, लेकिन ये तो मैं ये आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता। तो गांधी आज गोलवलकर के लेटेस्ट इश्यू ए ज्वाइंट स्टेटमेंट। उन्हें जैसे वहां सुहरावर्दी से बात की थी, यहाँ गोलवलकर को कहा, लेकिन गोलवलकर रिफ्यूज। गोलवलकर का नहीं नहीं आप तो बड़े आदमी हैं, आप कहिए, और इफ यू फील लाइक इट आप मेरा मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ आपकी शांति की अपील में। बट ही डिडंट साइन इट। फिर जो ब्रिगेडियर जो मिस्टर रिखे थे जो फिर डिप्लोमेटिक सर्विस में चले गए, उस वक्त शायद कहीं चीफ सेक्रेटरी थे कि क्या थे गवर्नमेंट। ही हैज रिटन हिज मेमोस। उसने लिखा है कि गोलवलकर के सहयोग से एक बड़ा सब शस्त्र सरंजाम का और ये आयोजन हुआ था, और हमारे ख्याल में आया तो हमने पंडित पंत को, जो उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर पंत प्रधान कहते थे उसका, तो वो थे उसको। तो पंडित पंत ने कहा कि अच्छा थैंक्स फॉर ड्राइंग अटेंशन, और फिर बट ही डिडंट एक्ट। फिर when Nehru and Patel came to know it, they again drew attention. तो पंत ने कहा कि मैं जरा गोलवलकर से बात करके उनको बताता हूँ कि देखो आपके लिए ऐसे ऐसे रिपोर्ट मेरे पास है, so that he is persuaded to keep peace. तो फिर कितने दिन बीत गए लेकिन गोलवलकर यहाँ भी नहीं मिले, वहां भी नहीं मिले, वहां भी नहीं। शायद पंत उनको खोजना नहीं चाहते थे या वो प्रकट होना नहीं चाहते थे गोलवलकर। यानी ये इट इज रिकॉर्डेड। ये पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन ये सब मैं जैसे जैसे पढ़ता गया तब मुझे ख्याल आया। और अब एक मैं आज के राजकारण के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि इतना साफ है, दोनों ने तय कर दिया है कि हम 75 प्लस अच्छे ही है।
हालांकि एक लगता है कि मोदी अभी बहुत ही भागवत की आरती उतारने लगे हैं, भागवत का, क्योंकि इनको ये ख्याल है कि मेरा रहना टिकना ये अनलेस देयर इज अ टोटल बैकिंग फ्रॉम आरएसएस ये शक्य नहीं होगा। जो एक साल पहले नड्डा ने कहा था कि हम तो अब बड़े हो गए, अब जरूरत नहीं है, तो ये अब उनका तो ये चलता है। बट ऑल सेड एंड डन, अगर मान लीजिए भागवत ने कहा और मोदी ने छोड़ भी दिया, क्या लाभ है, क्या फायदा है उसका? मोदी गोes is fine, he should have gone earlier. I would be happy. આપણે તો નિકાસ, આપણે વિકાસ, એ લોકો આપણે નિકાસ કરતા હતા ને વિકાસ સમજ્યા. વચ્ચે એ जैसे मैंने उद्धार का एक छोटा सा मेंशन किया, बाला साहब उद्धार का, ऐसा एक दूसरा, बट इट्स अ मेजर मेंशन एंड इट इज नॉट गिवन प्रॉपर sort of importance. That's what I think. That is, in 1965, Deen Dayal Upadhyay came out with his integral humanism thesis. और एक जनसंघ को उन्होंने एक फिलोसॉफी दी, और फिर ये फिलोसॉफी बीजेपी ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सेप्ट किया है। दीनदयाल का बड़ा स्टेचर था और इतना बड़ा स्थान था उनका, और had he been active in RSS, so he would have been a Sarsanchalak also someday, just possible. But he was asked to go to Johnson, and he did very well. I mean, there Mukherjee was very happy. Mukherjee is on record कि had I two more Dindayal with me, तो एक साल में मैं कितना खड़ा कर सकता. That is Mukherjee's, that's fine. But इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये सारी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात करके छोड़ दूंगा. इट इज ऑलमोस्ट ए टॉर्पिडो. इन्होंने ये कहा, अब लेटर दीनदयाल 67 में तो उनका निधन हो गया, 68 में तो उनका निधन हो गया, बट 65 में ही केम आउट विथ दिस. सब जगह आरएसएस के सर्कल्स में उनका बड़ा ये इसका महिमा हुआ, और आज भी चलता है वैसे. लाइक क्लासिक्स जिसका नाम सब ले लेकिन पढ़े कोई नहीं. अपना राम माधव ने तो अपने नौकरी करवाने એટલે વાંચે ને લખે, પણ बट ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसमें उनका प्रतिपादन जो है, एंड मधोक तो बहुत स्मॉल टॉक करते थे. मधोक ने मुझे कहा, मेरी मधोक से बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, अभी सारी बात पर नहीं जाऊंगा, पर मधोक ने मैं कहा कि दीनदयाल को लोग को खाली खाली भौतिक कहते हैं, उसको ये इंटीग्रल अरविंद में से ले आया और ह्यूमनिज्म एम एन रॉय में से ले आया, और दोनों को मिला करके ये खच्चर बना दिया. आई एम कोटिंग ग्रेट मधोका. मेरी बात, हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आए थे वो, फिर केडी ने मुझे कहा कि प्रकाश तुम जरा इनको पेप टॉक करके ले जाओ, यहाँ भी कहीं पहचाना है. तो फिर मैं एक ऑटो मंगाई हमने, और उनको लेकर मैं सुखी तो क्या ले गया मधुक को. तो ये रास्ते में बात है, तो ये अंजलि दे दी, ये इसको दीनदयाल को, दूसरी अंजलि दे दी वाजपेयी को, कि वो क्या इंडिपेंडेंट काम मेरी तरह रह सकेगा, वो तो ग्वालियर राजमाता के पैसे पर पलता है, तो हाउ कैन ही बी इंडिपेंडेंट. मेरी तरह वो क्या. तो सबको अंजलि देते थे, और भी अंजलि दे सकते, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वक्त वो सुकेतु का घर आ गया, तो वो उनका अंजलि अध्याय रह गया. लेकिन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में उन्होंने एक एकात्म मानव दर्शन, उसमें उन्होंने एक कहा है कि हर एक राष्ट्र की अपनी एक चीति होती है, एक
अपनी एक विशेषता और विशेष प्रेरणा या उसकी एक विशेष उसकी आत्मा कहिए आप, तो भारत की चिति धर्म है। अब ये सारी चर्चा में वो धर्म आता है, लेकिन जस्ट लाइक अरविंद, वो हिंदू धर्म नहीं है। अब अगर आप ये बात आगे चला है, उसमें कुछ गांधीयन भी अडोप्ट किया है, पर इसको आगे चला है तो क्या होगा कि आपकी चीटी धर्म है, जो हिंदू या मुस्लिम नहीं है, वो आपकी चीटी वो धर्म है। तो ये जो सावरकर गोलवलकर, इन्होंने जो आखा जो पूरा एक रेसिस्ट ये बनाया, धर्म धर्म का एक रेसिस्ट स्वरूप लाके लाए, दैट विल बी टॉर्पीडोड, कारण बिकॉज चीटी जो धर्म है वो धर्म ये नहीं है। मजहब हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं है। तो आप जीते तो रिलीजन के साथ जीत गए, और जो छूट गया वो धर्म है। अब आप देखिए, मैं ये जो बात करता हूँ, इनकी इनकी अपनी फिलोसॉफी, जिसका नाम वो लिया करते हैं लेकिन कभी पढ़ते नहीं है, या उसको ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उत्तर दीनदयाल के कुछ विचार ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्पीडो, અને इट विल इफ कंटिन्यू। दीनदयाल के पास ज्यादा साल नहीं थे, वो तो 67 68 में चढ़ बसे। दो बड़े जो पॉलिटिक्स को नई करवट दे सके होते, ऐसे दो व्यक्तित्व, लोहिया और दीनदयाल का मिलना हुआ, और नॉन कांग्रेस में पहली बार आया सत्ता पर। ये थोड़ा 8-10 महीने का दौर था, जब आप अमृतसर, जब लिमे कहते थे कि आप अमृतसर से ट्रेन में बैसी और कलकत्ता पहुंचे, कहीं कहीं आपको कांग्रेस का राज नहीं मिलेगा। और 8 और 10 मंथ्स था वो, 18 ब्रूमेर भी होगा, पता नहीं क्या। तो ये था, लेकिन दीनदयाल को तो आगे वक्त ही नहीं मिला। तो 68 फरवरी 68 ही वाज नो मोर। तो और फिर अगर वक्त मिलता तो भी क्या कर सकते, क्योंकि उनका भी चिंतन तो वैसे शुरू हुआ था, अभी आगे जा सकता था, अब तो वो अवरुद्ध हो गया। तो आप, हम जिस प्रकार में एक सेक्युलर अप्रोच की बात करते हैं, उसके ढांचे में ये बैठे ना बैठे, लेकिन अगर ये सोच चलती तो आरएसएस का अभी का जो घिनौना स्वरूप है, उसमें कोई फर्क, जो किया वो तो घिनौना है, लेकिन आने वाले उसमें कोई हो सकता था। बट आई थिंक ये कोई, अब ये बेचारे बेचारे भागवत है, वो बेचारे क्या करते हैं, ये भीष्म पितामह की तरह वो भी चित्रवीर्य के लिए कन्या ले आते हैं और कहलाते हैं। हाँ? तो ये अपने विज्ञान भवन व्याख्यान की जो 2 श्रृंखला की 2018 में, हाँ 2018, और फिर अभी जो 2025, अभी अगस्त के महीने में, अगस्त में, तो ये जो व्याख्यान, तो उसमें वो गांधी जी के हिंद स्वराज को ले आए, रविंद्रनाथ के स्वदेशी समाज को ले आए, लेकिन ये ऊपर ऊपर है, अंदर जो है वो अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू हिंदू राष्ट्र। अब ये सबका नाम लेना, इट डजंट बॉइल डाउन टू हिंदू राष्ट्र, ये प्रॉब्लम है। तो और ये जो रेसिस्ट ख्याल आया, जो गोलवलकर ने डिफाइन किया था 2002 में, जिस प्रकार का जस्टिफिकेशन गुजरात में हुआ, इट वाज सिंपली ए गोलवलकर फॉर्मूला backed by सावरकर ऑफ अर्ली डेज। अब आरएसएस को गोलवलकर के बारे में दे आर ट्राइंग टू कीप अ डिस्टेंस, मान रखते हैं, क्योंकि इस प्रकार का हिस्सा जो काफी चला, गोलवलकर इज ऑन रिकॉर्ड। अब मैं ये अपरेंटली ये छेली बात करके खत्म करता हूँ। गोलवलकर इज रिकॉर्ड के 63 में गोलवलकर एड्रेस्ड हिंदू महासभा प्रोग्राम ऑन रिक्रूटिंग आर्मी मैन, सैनिक सप्ताह हिंदू महासभा ने किया था 63 में, एंड गोलवलकर एड्रेस दैट मीटिंग। तो उसमें कहा कि आज आप सबके बीच में मैं एक
स्वीकार करना चाहता हूँ कि ये मेरी किताब संघ में नियमित पढ़ी जाती है। व्यू और इट इज 63 में कहता है कि अब आप देखिए, ये 1939 में व्हेन डॉक्टर एडगर अलाइव ये किताब लिखी गई, छपी गई और सबको उनका एक ऑफिशियल सेंक्शन 1940 में 4 बार छपी थी। अभी आज मधुली में एक ही नोट मैंने पढ़ी, किसी ने वो पुराना उनका लेख उद्धृत किया है, तो मधुली में ने कहा है कि 1947 में उसका चौथा संस्करण चल रहा था, लेकिन 1940 में तो 4 बार छपे थे वो। तो और 63 में गोलवलकर कहते हैं कि मेरी ये किताब संघ में नियमित पढ़ी जाती है, लेकिन आज मुझे आप सबके सामने स्वीकार करना चाहिए कि वो तो बाबाराव सावरकर ने लिखी थी। बाबाराव सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ब्रदर बाबाराव गणेश उपाध्याय उर्फे गणेश उपाध्याय बाबाराव, तो बाबाराव सावरकर ने लिखी थी। और अब सारी कथा चलती थी किंवदंती के गोलवलकर रोड दिस इन वन नाइट, सारी एक उसकी एक यानी किंवदंती चलती थी। और वो 1939 से एटलीस्ट 63 तक तो चलती रही, जैसे 80 और आज भी नहीं चलती होगी पता नहीं। तो ये उसमें फिर उन्होंने कहा कि बाबाराव आए और मुझे राष्ट्र उनकी किताब राष्ट्र मीमांसा थी और कहा कि उसको अंग्रेजी करिए। तो राष्ट्र मीमांसा का जो इंग्लिश मैंने किया वो ये व्यूअर और मतलब ये उनका। अब स्कॉलर्स फाउंड आउट राष्ट्र मीमांसा, तो उन्होंने निकाला उसमें से कि राष्ट्र मीमांसा में कहीं बाबाराव सावरकर ने ये बात नहीं कही है जो हिटलर की वाली बात ये गोलवलकर कहते हैं, वो बाबाराव सावरकर ने नहीं की है। यानी मुस्लिमों को कोई राइट्स नहीं होगी, दे विल नॉन पर्सन्स वगैरह जो है, और हिटलर प्रेस के जिस प्रकार से नेशन खड़ा किया, निकंदन सत्र और क्या था, निकंदन सत्र। तो ये यानी वो इस प्रकार की बात स्वतंत्र भारत में, प्रजासत्ताक भारत में ठीक नहीं लगेगी, एक ख्याल आते धीरे धीरे उन्होंने विड्रॉल शुरू किया। बट इट वाज ए बोगस विड्रॉल, क्योंकि वो बाबाराव सावरकर को श्रेय देते थे। और राष्ट्र मीमांसा में ये हिस्सा तो है ही नहीं। मैंने नहीं पढ़ी है राष्ट्र मीमांसा, जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने अभ्यासियों ने, उनका कहना है कि राष्ट्र मीमांसा ये पोषण तो ही नहीं। तो ये सब जो चला, अभी गुरुजी के 11 या 12 कितने पता नहीं, मेरे पास है वॉल्यूम्स निकले समग्र गुरुजी करके, वो किसी को भेज दिया था, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा तू तो पढ़ता नहीं है, मुझे दे दे। तो उसने मुझे दे दिया, तो मैंने सब पन्ने उल्टाए, तो इसमें कोई ये व्यूअर और डिफाइंड मिली नहीं। फिर सब एडिशन में एक प्रस्तावना है, 12 वॉल्यूम में, 11-12 जितने वॉल्यूम, उसमें एक प्रस्तावना है। उसमें ये गोलवलकर का कोट आता है कि भी लोग कहेंगे कि ये, वो संपादक कहता है कि लोग कहेंगे कि ये किताब इसमें नहीं है, पर ये तो गुरुजी ने कहा है 63 में पब्लिकली कि हम, ये तो मैंने अनुवाद किया था, मेरी नहीं है, तो इसमें मौलिक तो नहीं है, तो नहीं लिया है। पर नहीं लिया है એટલે वो इसमें जो था लिखा था, हाउ कैन यू डिसोन इट, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसोनिंग द स्लॉटर, द स्लॉटरिंग अप्रोच। जो कत्लेआम का ख्याल था उसको वो धीरे से डिसोन करते हैं, हालांकि वो 1960 में ये अनुवाद है ऐसा कहते वक्त भी गोलवलकर हमारे यहाँ नियमित पढ़ी जाती है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? तो ये सारी बातें हैं। मैंने मोदी और भागवत के उसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि वेदर somebody continues or doesn't continue, एक हो सकता है कि ये में ब्रिज रिलीफ, जैसे जब वाजपेयी की सरकार की हार हुई 2004 में, तो एटलीस्ट एक वे सॉर्ट ऑफ
with all our reservation for Congress or whatever it is, but had a sense of relief कि एटलीस्ट ये उसमें से आप, तो ये इनके जाने से रिलीफ तो सही, लेकिन जिस प्रकार का माइंडसेट बना है, दो बात हुई, सब जगह उनके आदमियों का पेनिट्रेशन। अब देखिए कांग्रेस की हम तो आलोचना बहुत करते थे, लेकिन कांग्रेस की कितनी अपॉइंटमेंट जिसकी आलोचना हमने की होगी, लेकिन ये तो था कि बाय एंड लार्ज एकेडमिक वर्ल्ड में those persons can stand peer review, वो पीयर रिव्यू स्टैंड करते थे। अब उनका तो क्या, ये सब अपने पीयर से आए हैं तो रिव्यू क्या करना है सब ऐसे ही लोग हैं, तो और हर जगह पेनिट्रेट कर दिया है। अब देखिए गुजरात में क्या चला, 2002 में इतने सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके थे कि गुजरात के बाहर के बेस पे क्या केस गया तब ठिकाना पड़ा, बाकी कितने केस तो वैसे ही थे। तो ये इनके जाने के बाद भी पेनिट्रेशन का प्रश्न तो है, और विचारधारा का जो जहर घोला वो भी भयंकर है। तो इनके जाने के बाद भी ये सवाल तो रहेंगे, इसलिए मैंने ये बात की। ये पॉलिटिकिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि इसने ये कहा, ये किया, फिर ऐसा हुआ, बट I try to understand कि why we should, I mean, wish them away। ये मेरा एक कहना है। धन्यवाद।